जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विजय बहादुर गुप्ता अपने YouTube चैनल विजय क्लास ग्रुप 29 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्यारे साथियों लेकर चलते हैं हम सीटेट 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। तो चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न की तरफ, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र की तरफ। तो आपका प्रश्न पहला क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। तो प्रश्न नंबर आपका पहला क्या है? आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका कह रहा है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका, मतलब कि दोनों को एक साथ ही कंबाइन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, या सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है, या अच्छे देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, या पर्यावरण केवल वर्ड मेरे प्यारे भाइयों हटा दीजिएगा। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका क्या होती है? एक दूसरे को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। प्रश्न दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन बनेगा विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन इसका इसमें बन जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है क्या? ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या है प्यारे भाइयों? आपका कह रहा है किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसके अलावा खेल जो है युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों आपका इसमें? वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है, या वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा चौथे का जो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगी, यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो क्या हो जाएगा? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? यह प्रश्न सही जवाब क्या है? यह होगा। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? यह होगा। या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? जब बच्चों को हम कहेंगे कि आप इसे विभिन्न तरीकों से कैसे हल करेंगे, तो बच्चे उस प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा चौथा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 क्या कह रहा है आपका प्यारे भाइयों? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा करके सीखना, दूसरा हो जाएगा परियोजना विधि करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, या थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण रैंकिंग, या फिर होगा व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता, छात्रों की लेबलिंग, या परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो छठे का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों वह हो जाएगा करके सीखना, मतलब खुद से कार्य करके सीखिए, परियोजना विधि किसी योजना के संबंध से सीखिए, और सहयोग से सीखिए। तो ऑप्शन बन जाएगा पहला। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में लिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कौन सा कथन बताता है कि इसमें शिक्षा क्या है? स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना यह है। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं, यह होगा ऑप्शन। या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें, या फिर जीवन सच्चा शिक्षक है, यह होगा।
तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन बनेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा यहाँ पर, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो ऑप्शन आपका कह रहा है क्या कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो 8वें का जो ऑप्शन बनेगा, उसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, या इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक अच्छा संबंध स्थापित करता है, या फिर उनका विश्वास एक बच्चे दार्शनिक हैं। तो ऑप्शन इसमें बन जाएगा पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न 9 आपका क्या कह रहा है? निकटवर्ती शिक्षा का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन कह रहा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे स्वयं के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं करके सीखते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या करता है, किसको प्रदर्शित करता है? स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, या फिर आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का संयोजन है? कह रहा है या में दृढ़ और अहंकारी आदत होते हैं, समाज में प्रचलित रूढ़वादी लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो ऑप्शन इसका बन जाए प्यारे भाइयों कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुणों का समायोजन होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कह रहा है बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते? किस चीज़ को छोड़कर लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते? मीडिया को, सामाजिकरण को, संस्कृत को, ट्यूशन को। तो ऑप्शन हो जाए प्यारे भाइयों इसमें ट्यूशन को छोड़ करके बच्चे बाकी से सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। कह रहा है मानकीकृत परिलक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। मानकीकृत परिलक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, यह होगा। या उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, यह होगा। या फिर परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किया जा सकता, यह होगा। या वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, यह होगा। तो ऑप्शन 12 आपका बन जाएगा। 12 का इसमें पहला हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। 12 ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 13 की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार से की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 13 में प्यारे भाइयों कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या है। तो ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा प्यारे भाइयों, पहला हो जाएगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चलते हैं आज के प्रश्न लास्ट की तरफ। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम टॉप 30 प्रश्न बनाएंगे। आज का लास्ट प्रश्न हम करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है?
तो कौन नहीं है? इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह होगा। या यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। या यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों के बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमी, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, यह होगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, जो ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। यह बच्चे को धीमी, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए उपयोगी है, यही ऑप्शन इसमें नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद। तो चलते हैं हम टॉप 15 पेडागोजी प्रश्न को लेकर चलते हैं, जो कि आपका प्रश्न 106 से 120 तक के हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 106 को लेकर। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सबसे अधिक जरूरी है। कह रहा है कि जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर हैं तो उनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होना चाहिए? भाषा शिक्षक का ज्ञान, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो शिक्षक भाषा जानते हैं वह होना चाहिए। या कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, मतलब कक्षा में जो उनकी किताबें वो रंगीन हो, सबसे अच्छा यह होगा। या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। या कक्षा में लिखित आकलन होना चाहिए। तो बच्चे छोटे हैं तो उनका जो परिवेश हो, तो मतलब उनके अनुकूल हो, रंग बिरंगा हो, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें? आप जान ही गए हैं, तीसरा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। करा बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि, मतलब कहने का है बच्चे जो भाषा अपने साथ अनुभव लेकर आते हैं, उसका क्या मतलब है? बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, यह होना चाहिए। या बच्चों को बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। या फिर बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। या बच्चों को के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। बच्चे जो भाषा लेकर आते हैं तो बच्चों को क्या किया जाए? उसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया जाए, उनके अनुभव क्या किया जाए? उचित प्रयोग किया जाए। तो ऑप्शन आपका इसमें क्या बन जाएगा? तीसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कह रहा है भाषा सीखने और सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, सामाजिक अंतःक्रिया होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री होगा, बाल साहित्य होगा। तो भाषा सीखने सिखाने में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण हो जाएगा प्यारे भाइयों, वह सामाजिक अंतःक्रिया हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 109 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 109 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए? बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, यह प्रयास होना चाहिए या उनका। या फिर होना चाहिए कि बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही स्थान दें। या फिर बच्चों द्वारा भाषा का प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने का अवसर दें। या फिर बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो देखिए, बच्चे छोटे हैं तो उनको बाल साहित्य पढ़ने का अवसर से मतलब नहीं है। मानक भाषा मतलब कोई एक निश्चित भाषा से मतलब नहीं है। मातृभाषा का स्थान मतलब क्या है? बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी साहित्य कक्षा हिंदी भाषा का स्थान दे, यह भी नहीं होगा। तो बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति है उसको बढ़ने का क्या करें? अवसर देना चाहिए। मतलब जो बच्चे जो भाषा सीखे हैं उसको हम बढ़ाने का प्रयास करें। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 110 की तरफ। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कक्षा 5 के बच्चों की जो भाषा आकलन के संदर्भ में है, आप उसमें कौन सा सवाल सबसे कमजोर मानते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 110 का, कि केशव क्या कहता है, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, यह होना चाहिए सबसे कमजोर बात। या यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उससे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसके बारे में। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन सी बात है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या फिर हिंदी कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या देखा। तो सबसे कमज़ोर जो मानते हैं तो वह हो जाएगी हिंदी कहानी में हामिद ने क्या देखा, हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों ऑप्शन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। मतलब भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है? मतलब कहने का है प्रकार ये क्या है? भाषा का सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है? सुनना है कि अक्षर ज्ञान है, संप्रेषण है, लेखन है। तो 111 में भाषा का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? देखिए, संप्रेक्षण मतलब होता है कि अपने बात का वार्तालाप करना, ठीक है। तो लेखन से खास मतलब नहीं पड़ेगा कि मतलब हम सिर्फ भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखना है। अक्षर ज्ञान ही होना है, सुनना है, सिर्फ यही। मतलब हम एक दूसरे से वार्तालाप भी कर सके, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। प्रश्न 112 क्या कह रहा है प्यारे भाइयों,
कि सुनने और लिखने कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनना और शब्दशः लिखना यह होगा, या कविता सुनकर प्रश्नों का उत्तर देना यह होगा, या सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने कुशलता का आकलन में होगा कि आप किसी कहानी को सुने हैं तो उसको क्या करिए, अपने शब्दों में लिखिए। यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। वह पढ़ते समय क्या करता है? कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है इसमें? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, यह होगा। या वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, यह होगा। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, यह होगा। या फिर उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होता है। जब वह शब्दों को सार्थक पढ़ते समय कभी कभी शब्दों को पुनरावृत्ति करता है, मतलब वह अर्थ को, मतलब शब्द को फिर से पढ़ता है। फिर से पढ़ने का मतलब है कि वह क्या करता है, उन शब्दों की कोशिश करता है, मतलब समझने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा तीसरा। चलते हैं 114 की तरफ। कह रहा है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं? बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, यह। भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यकता की पहचान, यह। या भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, या भाषा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। कहने का मतलब है सबसे, मतलब हिंदी भाषा का आकलन में का उद्देश्य नहीं है कि केवल हम क्या करें कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों का ही पहचान करें और चीज़ों को न करें। तो ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर हम आपके 115 की तरफ। 115 क्या कह रहा है? आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। आपके अनुसार क्या है? प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? तो आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें, छुट्टियां कैसी मनाई गई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, या पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख करना, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो अपने विचार से प्राथमिक स्तर का जो सबसे अच्छा उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण होगा कि आप क्या चीज़ देखें उसके बारे में क्या करिए, अच्छे से वर्णन करिए, आंखों देखी। तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे अच्छा कथन कौन सा है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जमजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय में आकर ही भाषा सीखते हैं, या बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। चलते हैं उदाहरण नंबर 117 की तरफ। करा डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? डिस्ग्राफिया से प्रभावित, डिस्ग्राफिया मीन्स होता है मेरे प्यारे भाइयों ग्राफ बनाना, लिखना। ठीक है, तो क्या हो गया? चित्र बनाना। तो कहने का मतलब है सुनने से, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से। तो डिस्ग्राफिया मतलब होता है चित्र बनाना, ग्राफ बनाना, तो इसका मतलब हो जाएगा लिखने से। चलते हैं प्रश्न नंबर हम 118 की तरफ। तो 118 क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप सबसे सर्वाधिक किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, या नैतिक मूल्यों वाली कहानियों को, या बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, या हिंदी को विविध रूप देने वाली रचना को? तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसमें क्या मानेंगे प्यारे भाइयों प्राथमिक स्तर पर? तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं के मानेंगे। चलेंगे आज के हम प्रश्न नंबर 119 की तरफ। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या है? मतलब भाषाओं को हम क्या कर सकते हैं? संसाधन के रूप में कार्य कर सकते हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होता है, या फिर आकलन की प्रक्रिया में बाधित करता है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित करता है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो होती हैं हम उसको संसाधन के रूप में कार्य करेंगे, मतलब हम उसको एक मोटिवेट के रूप में रख सकते हैं। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ 120 की तरफ। तो क्या हो जाएगा आपका? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा को अर्जित करने में क्या अंतर है? कह रहा है भाषा की पाठ्यपुस्तकें हैं, भाषा का लिखित आकलन है, भाषा का उपलब्ध परिवेश है, भाषा की जटिल संरचनाएं हैं। तो भाषा सीखना है और भाषा अर्जित करना है। तो इसमें सबसे मुख्य आधार क्या है? ठीक है, अंतर का मुख्य आधार क्या है?
तो इसका ऑप्शन जो बन जाएगा प्यारे भाइयों वह हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तीसरा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।